वेलकम टू एवीकेएस। माय नेम इज़ विनय। आई एम एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ। आज हम बात करने वाले हैं आर्गुमेंट राइटिंग की। वी नो दैट एग्जाम इज़ वेरी क्लोज एंड पेपर 2 जो है, जो ऑलरेडी इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है, वी नो दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट बट वी जस्ट डिले प्रिपेयरिंग इट बिकॉज वी आर इन्वॉल्व ओनली इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1। इन सच सिनारियो एसे राइटिंग तो जैसे तैसे हम लोग कर लेते हैं बिकॉज समहाउ वी नो द फॉर्मेट, बट आर्गुमेंट राइटिंग इज अ प्रॉब्लम स्पेशली फॉर दोज हु बिलोंगिंग टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट, क्योंकि एसे राइटिंग के बाद ये कंपलसरी हो जाता है कि यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन इन इंग्लिश। और ऐसे सिनारियो में आर्गुमेंट राइटिंग किस तरह से करना है, उसका फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल जो बच्चों के दिमाग में होते हैं, ये सवाल जो ऊपर आए हैं, इसके लिए वी आर मेकिंग दिस वीडियो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आर्गुमेंट राइटिंग। अगर आप एकदम बेसिक्स की बात करें तो वी ऑल नो दैट इट इज फॉर 20 मार्क्स, राइट। देयर आर टोटल 2 आर्गुमेंट्स, तो 2 into 20 टोटल 40 मार्क्स है। जो वीडियो मैंने बनाया है टाइम मैनेजमेंट, कैसे 3 घंटे में हम लोगों को पेपर 2 खत्म करना है, अगर आप वो देखोगे तो मैंने उसमें मोटा मोटा 20 मिनट्स का टाइम जो है वो आर्गुमेंट राइटिंग के लिए दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फैकल्टीज भी मेरे इस टाइमिंग के साथ एग्री नहीं करेंगे। उनको लगता है कि अगर ए से राइटिंग 20 मार्क्स का है और वहां हमने 18 मिनट दिए तो वाई 20 मिनट्स फॉर आर्गुमेंट राइटिंग। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंट राइटिंग, उसको कैसे लिखना है अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में पैरा फॉर्म में इंट्रोडक्शन लिखना है। तो यू हैव टू राइट अ बेसिक इंट्रो, देन आप लिखोगे फेवर, अंडरलाइन, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, likewise point number 2, point number 3, point number 4। on the next page what you're going to do, you're going to write next page और उसके जस्ट बाद, नॉट ऑन नेक्स्ट पेज, उसके जस्ट बाद अगेंस्ट, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड वॉट एवर इट इज, और उसके बाद एक छोटा सा 2 या 3 लाइन का बैलेंस्ड कंक्लूजन। एंड ऑल दीज टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम देन ऐसे राइटिंग, ऐसा मेरा अपना मानना है। फिर भी इफ यू आर एबल टू फिनिश आर्गुमेंट विद इन 18 मिनट्स और वेल बिफोर दैट, इट्स ऑलवेज फाइन, राइट। लेकिन दिस इज द मैक्सिमम टाइम दैट यू शुड डेडिकेट फॉर आर्गुमेंट राइटिंग। खैर, ये टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो नहीं है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली पेपर 2 कैसे कवर करना है। इन दिस स्पेसिफिक वीडियो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ टू डील विद आर्गुमेंट राइटिंग। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो बेसिक फॉर्मेट है, किस तरह से लिखना चाहिए, कुछ कुछ सवाल होते हैं बच्चों के, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके साथ साथ कुछ पीवाईक्यूज जो पिछले 10 साल के हैं, उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछ रही है, उसका पर्पस क्या है और किस तरह से उसको डील करना चाहिए। और उसके बेसिस पे वी हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ अराउंड 30 टॉपिक्स ऑफ आर्गुमेंट राइटिंग व्हिच आर एक्सपेक्टेड इन कमिंग एग्जाम, which are already there in the paper 2 book launched by AVKS, right? So we'll be discussing some of them in brief, and throughout we will try to understand how to deal with argument writing, even though हम लोगों का थोड़ा सा जो है प्रिपरेशन लैकिंग होगा, या फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जिनको इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, उन लोगों को भी सिंपल बेसिक इंग्लिश में भी आप आर्गुमेंट राइटिंग कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंट राइटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो स्टेटमेंट दिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज द argument writing question belonging to 2025. The first question was, a nuclear weapon is a deterrent to warfare. Now when the statement itself says that it is deterrent, so you have to defend it accordingly. मतलब आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि पकड़ लो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जैसा स्टेटमेंट दिया है वैसा वो करेक्ट है, ऐसा अज्यूम करके आपको फेवर में लिखना है। इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, स्टिल यू हैव टू डिफाइन यस इट इज करेक्ट एंड यू हैव टू राइट पॉइंट्स इन फेवर, और उसके एग्जैक्टली उल्टा लिखना है आपको अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहां क्या बोला है, यहां बोला है न्यूक्लियर वेपन इज अ डिटरेंट टू वॉरफेयर, तो आपको डिफेंड करके बोलना है इन फेवर, यस सर इट इज, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि उसका क्या क्या कारण है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि इफ एवरी नेशन हैज न्यूक्लियर वेपन, देन व्हाट वी नो दैट इफ वी एक्चुअली लॉन्च देम, देन वी नो दैट म्यूचुअली एग्रीड जो डिस्ट्रक्शन है वो होगा, मैड हम जिसको बोलते हैं। देन वी नो कि जिसके पास न्यूक्लियर आर्सनल है, इट हैज मोर एज इन जियो पॉलिटिक्स और अदर कंट्रीज, राइट। तो कहीं ना कहीं वो डिटरेंट तो है वॉरफेयर के लिए, न्यूक्लियर आर्सनल है, इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो यस वी कैन प्रूव दैट इट इज डिटरेंट टू वॉरफेयर। बट एट द सेम टाइम फिर अगेंस्ट में आपको लिखना है कि ऐसा कौन बोल रहा है, इवन दो देयर आर न्यूक्लियर वेपन्स बट स्टिल यूक्रेन रशिया हुआ, यूएस ईरान हुआ, राइट, सिविल वॉर भी हो रहा है। तो कहा न्यूक्लियर जो है वेपन जो है डिटरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो लाइक वाइज वी हैव टू राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल, हम इस पे बाद में आएंगे। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू स्टार्ट योर आर्गुमेंट। तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। नाउ सी दिस इंट्रोडक्शन इज नॉट लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ एसे वेयर वी हैव टू वरी टू मच अबाउट कि बहुत इंप्रेसिव हमको लिखना है। आर्गुमेंट राइटिंग के इंट्रोडक्शन में आप सिंपली ये लिख सकते हो कि इट इज, वो जो वर्ड दिया है, मतलब जो कुछ टाइटल में इंपॉर्टेंट वर्ड होगा या फ्रेज होगा वो क्या है, यू कैन सिंपली डिफाइन इट, कैन सिंपली डिफाइन इट।
यू कैन टेल कि रिसेंटली अभी वो न्यूज में क्यों थी. एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन जस्ट डू इज इट्स सिग्निफिकेंस, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर डिबेट का मुद्दा क्यों बनी हुई है. एंड इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप इन तीनों चीजों के बारे में, तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो. अगर आपको वाई इन न्यूज, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था ये नहीं पता है, तो सिंपली वो चीज क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी के लिए, इतना भी अगर इंट्रोडक्शन में लिख दे दो, दैट्स फाइन. तो इंट्रोडक्शन जो है 3 से 4 लाइन का होना चाहिए, 35 to 40 वर्ड्स मैक्स. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंट राइटिंग, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल 20 मार्क्स. so इंट्रोडक्शन कैरीज मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स. सो डज कंक्लूजन. और आपके जो फेवर के पॉइंट्स है वो 8 मार्क्स और अगेंस्ट के 8 मार्क्स. इट इज जस्ट माई ओपिनियन कि एक मोटा मोटा इस तरीके का अंदाजा होगा. इंट्रोडक्शन आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, लेकिन पॉइंट्स जो है फेवर के वो आपको पॉइंट फॉर्म में ही लिखने हैं. तो इंट्रोडक्शन एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. जैसे रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग वहाँ XYZ ABC लिखते हैं, वैसे यहाँ आर्गुमेंट राइटिंग में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, जस्ट इन योर ओन वर्ड्स. डेफिनेशन का मतलब ये नहीं कि एकदम टेक्निकल डेफिनेशन, जस्ट डिफाइन इट. रिसेंटली न्यूज में क्यों होगा पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो वो चीज क्यों इंपॉर्टेंट है एंड मैटर ऑफ डिबेट बनी हुई है, बस इतना लिखना. देन कम्स एंड वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको मतलब बचपन में करते थे ना, डिफरेंस बिटवीन लिखते थे, बीच में एक लाइन खींच दिया पेज के बीच में, फिर यहाँ एक साइड और दूसरी साइड. नहीं, आपको यहाँ 1 by 1 ही लिखना है कंपलसरी. पैरा फॉर्म में आपको यहाँ लिखना है इंट्रोडक्शन. आपको 3 पेजेस मिलेंगे जैसे कि आपको ऐसे राइटिंग में मिलते हैं. आर्गुमेंट राइटिंग में नंबर ऑफ वर्ड्स की कोई पाबंदी नहीं, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव लिबर्टी टू राइट एज मच एज वी वांट. वी हैव 2 रेस्ट्रिक्शन. फर्स्ट इज स्पेस. हमको 3 ही पेज मिले हैं, मतलब मोटा मोटा 300 वर्ड्स के अंदर हमको लिखना है. और दूसरा, टाइम का भी तो लिमिटेशन है, तो हम लोगों को उस टाइम पीरियड में उतना ही लिखना है. तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने लिखा एक बड़ा मतलब फेवर लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, एंड देन वी राइट पॉइंट नंबर 1. नाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस थिंग कि पकड़ लो, फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसे होता है कि जो गूगल करते हैं तो आर्गुमेंट राइटिंग का जो पॉइंट होता है वहाँ एक सब टॉपिक दिया होता है और उसको फिर आगे एक्सप्लेन किया होता है. एंड मेनी स्टूडेंट्स, स्पेशली द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उनको ये होता है कि सर ये सब टॉपिक टाइम पे याद नहीं आया तो क्या करना है. लेट मी टेल यू, देयर इज नो नीड, देयर इज नो कंपल्शन. आप सब टॉपिक लिखो ही. आप सिंपली अपना जो आपके पॉइंट दिमाग में है, आपने आर्गुमेंट राइटिंग का टॉपिक पढ़ा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, पॉइंट्स निकल के आए, फेवर के कुछ, अगेंस्ट के कुछ, आपने फेवर के पॉइंट्स डायरेक्टली लिखना शुरू कर दिया 1 by 1, एंड दैट्स फाइन. यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट कि मैंने सब टॉपिक लिखा कि नहीं. कि आप सब टॉपिक सोचने के चक्कर में बहुत सारा टाइम जो है वो बर्बाद कर दोगे और फिर वो ध्यान में आएगा, लेकिन यू आर ऑलरेडी वेस्टेड योर टाइम. इंस्टेड सिंपली पॉइंट लिखना शुरू करो. जो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फ्रेज या वर्ड है वो लिखते लिखते जब आ जाएगा उसको बस अंडरलाइन कर दो. डॉक्यूमेंट राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग, अंडरलाइन तो आपको हर जगह करना ही है, राइट. सिंपली आप अंडरलाइन करो, दैट्स इनफ. जब आप पॉइंट लिख रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड. मतलब सिंपली ये लिख देना न्यूक्लियर, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमने फर्स्ट पॉइंट जो देखा, तो सिंपली ये बोल देना कि सर अब तक ये देखा गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से पीस देखा गया है. तो आपको कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर आफ्टर कोल्ड वॉर अब तक अगर पीरियड देखा जाए तो देयर इज नो मेजर वॉर अमंग्स द कंट्रीज, और इस तरह से कुछ, ठीक है. तो आपको कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा. या फिर जो मैंने अगेंस्ट का पॉइंट बोला, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि सर न्यूक्लियर वेपन होने के बावजूद भी सीरिया यूक्रेन तो अभी रिसेंटली हुआ, ईरान यूएस हुआ, द स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड क्रेडिबिलिटी. तो आपको कुछ एग्जांपल देना है, कुछ डेटा लिखना है. अब इसमें और एक चीज मैं बोलूंगा, बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं याद आता है डेटा, नहीं याद आता है स्पेसिफिक डेटा या रिपोर्ट या सर्वे. तो ऐसे वक्त पे नहीं दूसरा कुछ याद आए तो एटलीस्ट मेंशन सम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इफ पॉसिबल. कोई जजमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया हुआ कोई सिंपल एक्ट सोसाइटी पे. जब सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें जेंडर आता है, ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, रूरल वर्सेस अर्बन, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इनमें से किसी भी फैक्टर पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका, यूथ है ना, वर्किंग पॉपुलेशन, लेबर, इनफॉर्मल, फॉर्मल, कैन राइट एनी इम्पैक्ट ऑन एनी ऑफ सच पार्ट ऑफ द सोसाइटी. बट ट्राई टू डिफेंड व्हाट यू आर राइटिंग. जस्ट डोंट राइट अ स्टेटमेंट. आप 4 स्टेटमेंट 1 लाइन की लिख दोगे और आपको लगेगा कि आर्गुमेंट राइटिंग में आपको मार्क्स नहीं मिले. रीजन इज, एक पॉइंट है अगर उसको 2 मार्क, अगर फेवर को 8 मार्क्स मिलने वाले हैं और ऑन एन एवरेज आप 4 पॉइंट लिख रहे हो, तो एक पॉइंट को आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं भाई, तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा कि एक स्टेटमेंट और उसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट, कुछ एग्जांपल, डेटा, केस स्टडी, समथिंग. तो आपने फेवर के पॉइंट्स लिख दिए. नाउ बिफोर आई गो अहेड, एक चीज और, बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, जितने आ रहे हैं उतने लिखो, ठीक है. 5 ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, बट रिमेंबर 5. तो भाई अगर आपको 3 आ रहे हैं तो 3 लिख दो. फिर दूसरा सवाल ये आता है कि सर फेवर में 3 लिखे लेकिन अगेंस्ट में फिर इक्वली 3 लिखना है, या फिर 4 आ रहा है तो फिर चौथा नहीं लिखना है, आ रहा है तो भी. नॉट लाइक दैट. इफ यू नो मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अगेंस्ट, राइट ऑल ऑफ देम.
डोंट वरी अबाउट कि वो बैलेंस नहीं होगा. इट्स नॉट अबाउट बैलेंसिंग, इट्स अबाउट राइटिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विद एग्जांपल. हैव द पॉइंट, मेक श्योर दैट यू राइट द पॉइंट. मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप 4 पॉइंट लिख रहे हो, इट्स इनफ. 5वां आ रहा है तो लिख दो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट, और अगर आपने 4 अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखे, स्टिल यू कैन स्कोर 10 प्लस मार्क्स. आर्गुमेंट राइटिंग इज सच अ थिंग जिसमें आपको 12 मार्क्स तक मिल सकते हैं. नॉट द केस विद एसे राइटिंग, राइट. लेकिन आर्गुमेंट राइटिंग में दैट इज पॉसिबल, क्योंकि पॉइंट फॉर्म में लिखते हो, एक एक पॉइंट अलग होता है. आपको यहाँ बहुत सोचना नहीं पड़ता कि फ्लो कैसे मेंटेन करें. हर एक पॉइंट अपना अपना अलग है. यू कैन जस्ट राइट ऑन योर ओन, राइट. तो एक पॉइंट जो है वो 2 मार्क के लिए पॉइंट फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने बोला. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको थोड़ा सा डिटेलिंग उसका लिखना है. बिल्कुल नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दो. हाँ, कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो एकदम लॉजिकली करेक्ट होते हैं. वहाँ कुछ ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है. मतलब इट्स ट्रू बाय कॉमन सेंस. तो वहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए. ठीक है? कुछ एनजीओ का नाम लिख दिया, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट लिख दिया, समथिंग यू हैव टू राइट. देन ये होने के बाद, ये आपने 4 पॉइंट्स लिख दिया, उसके बाद आप फिर थोड़ा-सा स्पेस छोड़ दोगे. उसके बाद लिखोगे अगेंस्ट, फिर अंडरलाइन कर दोगे, और उसके बाद आप लिखोगे 1 2 3 4 5 जो भी है. तो ये जो पॉइंट्स है वो आपने लिख दिए. एंड उसके बाद आएगा कंक्लूजन. नाउ कंक्लूजन के बारे में तो बात करेंगे. व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नॉट बी लाइक कि व्हाटएवर आई हैव रिटन इन फेवर मैं उसको फॉल्सिफाई करके अगेंस्ट में लिख रहा हूँ. ये नहीं होगा. आपको नया पॉइंट लिखना है, अलग पॉइंट लिखना है. कभी-कभी ये हो सकता है कि पकड़ लो वहाँ का एक जो पॉइंट है, उसी का कुछ लिखना है यहाँ, लेकिन वो किस तरह से करना पड़ेगा, जिसको हम क्रिटिकली एनालाइज करना बोलते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल वहाँ कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ अगेंस्ट में लिखते वक्त ये बोल रहे हैं कि सर इवन दो आंकड़े ये दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे सर ग्रॉस एनरोलमेंट जो है वो 98% है. हमने वहाँ दिखा दिया कि गवर्नमेंट इज डूइंग इनफ इन एजुकेशन. लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि सर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इटसेल्फ इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ सक्सेस इन एजुकेशन और अचीवमेंट इन एजुकेशन. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड अकॉर्डिंग टू असर रिपोर्ट. इतने इतने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को 2nd स्टैंडर्ड का किताब पढ़ने नहीं आ रहा है. तो यू हैव रिटन लाइक दैट. तो वो जो लिखा है उसके अंदर जाके सर ये आधा ही सच है, पूरा सच यहाँ है, इस तरीके का आप लिख सकते हो. बट इट शुड नॉट बी लाइक यहाँ जो लिखा उसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ लिख दिया और काम खत्म कर दिया. You don't worry about number of points too much, but whatever points you write, make sure that you write them rationally with example in most of the cases. Okay. So once you write against point, उसके बाद, and see one more thing, especially to those who are belonging to Hindi medium, don't have to worry too much about very sophisticated English here. We understand that we are Indians, even though exam expect us to write in English for specific sections like argument, because we are going to be an officer. But हम लोग सोचते तो अपनी भाषा में है. So you just have to think in your own language and translate it into English and write there. Definitely आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो वहाँ आपको सिंपैथी नहीं मिलेगा, राइट. बट यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट कि एकदम लिटरेरी हाई क्लास वाली इंग्लिश आपको लिखनी है. तो आपके थॉट प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करे ऐसी इंग्लिश, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश आपको लिखनी है. 12 पॉइंट्स आर वैलिड, दे कैन गिव यू गुड मार्क्स. अगेंस्ट के पॉइंट लिखने के बाद व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज यू हैव टू राइट अ कंक्लूजन. इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यू डोंट हैव टू राइट दिस वर्ड. आपको ये वर्ड नहीं लिखना है, बस 2 या 3 लाइन का कंक्लूजन लिखना है. नाउ व्हेन आई से कंक्लूजन, नॉर्मली मैं ऐसे रिकमेंड करता हूं कि यू कैन टेक साइड्स, कैन से कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए. बट ये लिखते वक्त देखो, अभी आपने दोनों साइड के पॉइंट्स लिखे हैं, बैलेंस किया है. तो आपको सिंपली ये करना है, आपको ये लिखना है कि भाई पकड़ लो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बट कंसिडरिंग द इवन दो देयर आर सम बेनिफिट्स, बट in larger context it is going to be harmful for the youth of India, so should be avoided. ऐसा लिख देना is fine. या फिर अगर कोई चीज करनी है, सर there are some drawbacks but they needs to be rectified and then we can proceed and we can definitely implement such thing, something like that you can write. तो आप definitely sides ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करके आपको लिखना है. So this is how you write argument writing. Now before I go ahead with the PYQs, let me tell you कि whatever I said, ये सारा आपने सुन लिया, फिर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा मुझे समझ में आ गया, ऐसे नहीं होता है. What is more important that you write. When you write, then only you are able to get it right. है ना. तो कोई तो भी इवेलुएट करेगा, फिर आपको बताएगा कि क्या ये कर रहा है, तो इंप्रूव करो. तब आप इंप्रूव करोगे, आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी, तो एग्जाम में जाके आपका डर खत्म हो जाएगा. तो बोलने का मतलब ये है कि यू हैव टू एक्चुअली डू इट, देन ओनली इट विल हैपन. और इसीलिए आई रिकमेंड कि यू मस्ट राइट टेस्ट सीरीज. तो एबी केस की जो कुछ टेस्ट सीरीज बाकी है अभी भी, दैट यू कैन राइट एंड यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस इन पेपर 2. बट आप राइटिंग करोगे तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये मुझे बस बताना. पेपर 2 की किताब है जो मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि होता क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट वाइज जो टॉपिक्स है, पकड़ लो इसमें देखो ऐसे है बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी एसेज दिए हुए हैं. बाकी सारा मतलब उनको 2 किताबें मिलती हैं, एक किताब स्पेशली हिंदी की अलग जिसमें हिंदी वाले एसेज हैं, और बाकी ये किताब आपको पूरी मिलती है.
तो आर्गुमेंट राइटिंग के फॉर्मेट में विद इंट्रोडक्शन, फेवर, अगेंस्ट, कंक्लूजन, ये सब कुछ उसमें दिया है। तो इससे होता ये है कि अगर हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं ना, तो बहुत सारा ऐसा डेटा जो अदरवाइज हम लोगों ने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आता है कि इसको इस्तेमाल करना है यहाँ। उस डेटा से हम यहाँ रूबरू हो जाते हैं, हमको पता है, अच्छा चलो चलो ये मैं लिखूंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हो, फिर थोड़ा लिख के देखते हो, फिर थोड़ा ट्राई करते हो, फिर थोड़ा कंपेयर करते हो, लाइकवाइज आपको करना है। तो यहाँ सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर किया गया है। ग्रामर के क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रहेंशन, यू कैन प्रैक्टिस एंड गेट द कॉन्फिडेंस। So this book even today can help you. Then there is this question bank of paper one. Definitely, वो तो मतलब always better to solve as many as questions before you actually go to exam, right? Now let's come to the PYQ part. Now what we have done is we have arranged the PYQ from last 10 years, and I'm going to discuss in brief. I just want you to understand कि okay इस तरह से सोचना है या इस तरह से इसके पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए, सबसे पहला है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर वेपन इज अ रिटर्न टू वॉरफेयर। तो हमने मैड डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कस किया कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा अगर आपने मतलब ये सब दोनों को पता है, और इसलिए वॉरफेयर नहीं होता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वी हैव अवॉइडेड थर्ड वर्ल्ड वॉर, दैट वन ऑफ द मेजर रीजंस इज न्यूक्लियर वेपन्स। यू कैन राइट दैट, ठीक है। देन एज आई सेड कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर आर्सनल है तो इट रियली गिव्स अस एज इन जियोपॉलिटिक्स बिकॉज पीपल लिसन टू अस, ठीक है। पीपल लिसन टू अस इन व्हाट कंटेक्स्ट कि फॉर एग्जांपल डोंट गो फॉर वॉर और हैव अ डिस्कशन समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन उसको आपको कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट में क्या आएगा, जो भी हमने डिस्कस कर लिया कि इवन दो वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स वी हैड वॉर। दूसरा क्या है कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो इफ यू से कि न्यूक्लियर वेपन एक्ट्स एज अ डिटरेंट, देन व्हाई एवरी नेशन इज ट्राइंग टू हैव देयर ओन वेपन्स, है ना। तो अभी भी जो इनफैक्ट यूएस ईरान वॉर उसी की वजह से हुआ है। तो कंट्रीज रियली वांट न्यूक्लियर वेपन। तो पीसफुल जो वर्ल्ड हम चाहते हैं वो सच में बनेगा क्या? न्यूक्लियर वेपन है तो भी डर है ही, वी आर लिविंग इन अ फियर, राइट। तो न्यूक्लियर वेपन की वजह से वॉर का जो डर है वो तो हमेशा बना ही रहेगा ना, राइट। देन कम्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनअवॉइडेबल टुडे। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मतलब एआई इज एवरीवेयर एंड वी कीप ऑन रीडिंग अबाउट इट, राइट। So we know that AI is there in case of take any sector. You take education, you take health, you take economics, finance, governance. Everywhere AI is there, right? So definitely it's unavoidable nowadays. At the same time, against में क्या लिखेंगे कि सर दो चीजें हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है, there are a lot of functions, there are a lot of basic things जहाँ ह्यूमन बींग ही चाहिए, ठीक है। तो पकड़ लो एथिक्स है ना, एथिक्स के बारे में कोई डिस्कशन करना है, या फिर एक ये चीज है और एक दूसरी एकदम वैसी चीजें पकड़ लो, कुछ जॉब्स लाइक प्लम्बिंग can't use AI for plumbing. In fact, you know वो चीज भी अभी धीरे धीरे हो रही है, but I'm telling you, बोलते हैं कि अनअवॉइडेबल है तो हमको तो अवॉइड करना है। तो अवॉइड क्यों करना है? इतनी डिपेंडेंसी बढ़ेगी उतना प्रॉब्लम होगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जॉब्स जा रहे हैं। तो अनअवॉइडेबल है, ये कहाँ लिखेंगे? फेवर में, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, स्टेटमेंट जैसा दिया है वैसे उसको डिफेंड करना है फेवर में, कि भाई ये सच है, आपका स्टेटमेंट 100% सच है, ऐसा अज्यूम करके डिफेंड करना है फेवर में कि अनअवॉइडेबल है, अवॉइड कर ही नहीं सकते। और अगेंस्ट में लिखेंगे कि अवॉइड कर सकते हैं और करना चाहिए बिकॉज इट इज टेकिंग आवर जॉब्स, इज टेकिंग आवर प्राइवेसी, टेकिंग आवर सिक्योरिटी, मतलब देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड स्टफ लाइक दैट। ये हो गया 2025 का आपका आर्गुमेंट। Then it comes to 2024. Classical literature should be component of curriculum. So you need to understand what classical literature is. तो word itself is self-explanatory. तो classical literature में क्या आएगा कि पकड़ लो शेक्सपियर है, या हमारे देश में जो कालिदास एंड जो और भी है भवभूति, बहुत सारे लोगों ने जो कुछ अलग अलग पोएट्री या अलग अलग फील्ड में जो कुछ लिखा है ना, तो वो सारा जो है बाण भट्ट है, हम लोगों ने थोड़ा एंशिएंट इंडिया में ये सब पढ़ा होगा। तो क्या क्लासिकल लिटरेचर जो है शुड बी कंपोनेंट ऑफ करिकुलम? तो आपने बोलना कि यस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्यों होना चाहिए? देन कम टू नो अबाउट आवर एंशिएंट हिस्ट्री, वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर एंशिएंट हिस्ट्री, हमको ज़्यादा विजडम मिलेगा, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, राइट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम अगेंस्ट की बात करें तो ये सोचने की बात है कि इज इट रियली पॉसिबल टू इनकलकेट इन आवर करिकुलम? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्री लाइक इंडिया, वी हैव more than 65% of population still living in rural India. Do we really think the kind of education system we have today कि हमारा बेसिक मैथ्स और जो हम लोगों का अभी का लिटरेचर है या हमारा अभी का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज है उसका टीचिंग किस तरह से चल रहा है? वो बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा है, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आ रहा है। इज इट रियली पॉसिबल फॉर अ रूरल टीचर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट कालिदास यूज्ड टू से एंड शेक्सपियर यूज्ड टू से एंड कन्वे इट टू चिल्ड्रन? आज के मॉडर्न टाइम में क्या वो रिलेवेंट है? क्या उसकी जरूरत है? क्या आप अगेंस्ट में लिखोगे? Then comes the second, housework is an unpaid labor. You must have heard that recently judiciary, Supreme Court explicitly declared कि भाई every homemaker should be given 30,000 salary per month. Right? Now, no wise husband
intentionally will tell this judgment to his wife, as did I, right? But Supreme Court said so. That means कहीं ना कहीं हम लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि yes, housework is unpaid labor. सबसे पहले इसको डिफेंड कैसे करेंगे? yes sir, it is unpaid labor. कैसे unpaid labor है? Sir, because it has no contribution in GDP. It gives what we can say, मतलब जेंडर वाइज अगर हम देखते हैं तो वुमन गेट डिसएडवांटेज बिकॉज दे हैव टू हैंडल बोथ. फॉर एग्जांपल इफ शी इज वर्किंग, एंड इंडियन वुमन इज वर्किंग वुमन, and I am not talking only about those 8 to 10% female who are working in formal jobs. I am talking about most of the women who are working in farms, in small factories, or such what we can say micro, small and medium enterprises for their livelihood, since decades, right? And they have to do the household work too, which is completely unpaid, right? It is not talked about. It is not given even recognition in many households, right? So it is unpaid. On the other hand, अगर हम अगेंस्ट की बात करें कि सर अगर उसको पे करने की बात करें तो हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिसाइड कि उसको कैसा मिलना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई कि 30,000 पर मंथ उनको मिलना चाहिए, लेकिन इज इट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू रीपे हिज वाइफ? सर हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वाइफ और सिस्टर और मदर, एनीबॉडी, बट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट. दूसरा ये है कि उसमें कुछ कल्चरल नोशन आ जाता है. अगर हम सोसाइटी की बात करें, वुमन कंसिडर हर सॉरी सोशल ड्यूटी. हाउ आई एम गोइंग टू मोनेटाइज दैट? ठीक है, तो अनपेड लेबर है, सही बात है, लेकिन वो एक्चुअली हम अगेंस्ट में क्या प्रूव करें कि इट इज नॉट अनपेड, एक्चुअली इट इज पेड टू ग्रेटिट्यूड, टू द फीलिंग दैट चिल्ड्रन हैव दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय मदर बिकॉज शी हैज डन सो मच फॉर मी, राइट? एंड इट इज द लव टुवर्ड्स द फैमिली दैट वुमन वर्क विद. ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप अगेंस्ट में लिखोगे. 2023 के क्वेश्चन पेपर की अगर बात करते हैं तो पहला आर्गुमेंट है जीएम क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी. यस दे आर इसेंशियल. ऐसा डिफेंड करना है. वी कैन टॉक अबाउट कॉटन एंड मस्टर्ड की कैसे मतलब दे आर एक्चुअली मतलब क्रॉप ईल्ड भी बढ़ रही है. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ दे आर रेजिलियंट टू द क्लाइमेट चेंज एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न्स. बट ऑन द अदर हैंड अगेंस्ट देर आर कंसर्न्स अबाउट द हेल्थ इश्यूज बिकॉज स्टिल इट इज नॉट प्रूव्ड कि मतलब वो हेल्पफुल है कि नहीं. दूसरा ये है कि अगर हम बीटी कॉटन जैसे सीड्स की बात करते हैं, दे आर कॉस्टली. देर आर some companies who really want to gain over this thing, and not every farmer is able to purchase something like that. So there will be a disparity in farmers if we go ahead with GM crops. तो और हाँ मतलब the kind of pest which are generating because of this GM crops. तो बेसिकली ये रिसर्च से प्रूव हुआ है कि जो पेस्ट है वो भी धीरे धीरे रेजिस्टेंट टू अपने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हो रही है. तो दैट इज रियली मैटर ऑफ कंसर्न. तो आगे जाके अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? शायद हम ऐसे मोड पे तो नहीं चले जाएंगे. इट इज इरिवर्सिबल डैमेज तो नहीं हो जाएगा. ये सारी चीजें हैं जो आप अगेंस्ट में लिखोगे. अगर हम 2022 के आर्गुमेंट्स की बात करते हैं तो वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड. नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. नॉर्मली हम लोगों का एक ओपिनियन ये होता है कि वीडियो गेम्स सबको खेलना अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी ओपिनियन यही है कि वीडियो गेम्स की वजह से नुकसान ही होता है. लेकिन यहाँ स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट शार्पन्स द माइंड, तो आपको उसको डिपेंड करना. यस इट डज. कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाता है. Now what you have to do is you have to break into the word video game, that there are different types of video. There are video games which are like puzzles, right, which helps students to learn, solve problems, right? Then it increases social interaction. ऐसा बोल सकते हैं आप, because there are many games which are played in groups, you know those games, right? फिर अगेंस्ट में बोलोगे कि सर अगेंस्ट के पॉइंट्स तो यार मतलब आई डोंट थिंक इट इज अ प्रॉब्लम. कंपल्सिव प्लेइंग है, लोनलीनेस बढ़ता है, एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता है, स्क्रीन टाइम की वजह से हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट. तो माइंड शार्पन नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है. अच्छा, वीडियो गेम शार्पन द माइंड के फेवर में ये भी लिख सकते हैं, दोज हु आर बिल्डिंग द गेम, राइट, एंड इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री. तो दोज हु आर बिल्डिंग द गेम, दे आर यूजिंग देयर माइंड टू बिल्ड दोज गेम्स. Second is UN. It has become redundant. Now this is an example of a negative statement. मतलब statement itself ही saying कि भाई UN जो है बर्बाद हो चुका है, कोई फायदा नहीं उसका, irrelevant है, redundant है. आप आपको ये नहीं करना है कि अच्छा फिर फेवर में लिखोगे, नहीं नहीं सर अच्छा है. फेवर में वही लिखोगे कि जो स्टेटमेंट में दिया है वो सच है. यस सर इट हैज बिकम रिडेंडेंट. कैसे? तो पकड़ लो सर, अभी वॉर्स हुआ है, यूएन कुछ नहीं कर पाया, फाइनेंशियल डिपेंडेंट है ना डेवलप्ड कंट्रीज पे. हमेशा ये देखा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को वॉइस नहीं मिलता. सबसे इंपॉर्टेंट तो वेटो पावर वाला इशू है. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से कोई भी एक, इतने सालों से यूएन इज देयर, बट कोई भी मेजर चेंज या ऐसा मतलब जिस तरह से जिस हिसाब से उसको बनाया गया था वो नहीं हुआ है. लेकिन फिर अगेंस्ट में लिखोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, एटलीस्ट देयर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन.
और अभी जो मैंने बोला कि सर द एक्चुअल पर्पज ऑफ यूएन वाज थर्ड वर्ल्ड वॉर अवॉइड होना चाहिए, जो कि हुआ है। हम बोल सकते हैं कि देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक व्हाट वी से डब्ल्यूएचओ है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, या फिर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे हैव रियली डन वेरी गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू फूड, हेल्थ और एनवायरमेंट सेक्टर। तो यूएन जो है वो कंप्लीटली रिडंडेंट है, ऐसा बोलना गलत है। इस तरीके का आर्गुमेंट ये होगा। देन कम्स 2021, इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली जो है वो करना, तो मतलब आपको ये भी पता होगा कि रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट जो है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनका जो कमिटी था, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि यस साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन में व्हाट हैपेंस नॉर्मली इज डेफिनेटली पैसा बचता है, इट लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन, देयर आर मतलब गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बार बार नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एक्ट प्रॉम्प्टली इन दोज 5 years कि दे विल बी फोकसिंग ओनली ऑन वेलफेयर ऑफ द नेशन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं, तो इज इट रियली पॉसिबल? इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे अगर हमको साइमल्टेनियस इलेक्शन करना है तो। सेकंड चीज ये है, कोई भी स्टेट है तो वो 5 साल का टेन्योर पूरा करेगी ही, इसका क्या गारंटी है? अगर वहाँ गवर्नर रूल लग गया और फिर वो उसका इलेक्शन में करवाना पड़ा, तो वो जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमेशा एक्सपर्ट्स को ये डर है कि नेशनल इशू विल स्वाइप ऑफ स्टेट इश्यूज, ठीक है, एंड नेशनल पार्टीज विल गेट बेनिफिट्स, बिकॉज जो लोकल इश्यूज है वो साइड में रह जाते हैं, और एक वेव जो है नेशनल वेव, उसमें फिर स्टेट लेवल की इशू, स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो जो रीजनल पार्टीज है उनका नुकसान होगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट हैज ऑलवेज बीन रिकमेंडेड दैट रीजनल पार्टीज आर ऑलवेज गुड, दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। फार्मर प्रोटेस्ट वाला जो इशू है वो उस साल का था, क्योंकि उस वक्त हरियाणा और उस सारे एरिया में उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, देखो आप ये नोटिस करो कि वैसे देखा जाए सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो मोटा मोटा मतलब करंट बेस्ड आते हैं, कहीं ना कहीं डिस्कशन में होते हैं, ये तो हमको अब तक ये समझ में आ जाना चाहिए। फार्मर फार्मर प्रोटेस्ट जो था पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, तो ये देखा गया है कि हमेशा जब नेशनल या स्टेट लेवल इलेक्शंस आते हैं उसी के आसपास इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। तो इससे ये देखा गया है, या कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि सम पॉलिटिकल पार्टीज रियली वांट टू गेन आउट ऑफ दोस, राइट। तो ये इसका है कि यस दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ठीक है। फिर कुछ लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज उसका मतलब मीडिया और ये सब इस्तेमाल करके अपने कुछ खुद के जो है मतलब वोटर्स को अट्रैक्ट करने वाली कुछ एक्टिविटीज जो है वो करते हैं। अगर उसका अगेंस्ट लिखना हो तो बोलेंगे कि नहीं सर, आप बोलते हैं फार्मर प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बट देयर आर इश्यूज even today the marginal farmers are facing a lot of problems, including MSP, including agrarian distress, a lot of problems are there. So farmer protests are there, और मतलब फॉर एग्जांपल वो वापस भी लेने पड़े थे, आपको अगर पता होगा कि जो लॉज एक्चुअली गवर्नमेंट ने बनाए थे वो उनको वापस लेने पड़े थे। खैर वो उसका बात में हिस्सा है, लेकिन इस तरह से आप उसको डिफेंड और अगेंस्ट कर सकते हैं। देन कम्स 2020, नाउ दिस वाज द ईयर, लेट मी टेल यू, दिस वाज द ईयर, आई डोंट नो हु क्रिएटेड दिस, बट जिन्होंने ये बनाया है इस बार थोड़ा परेशान करते हैं भाई कैंडिडेट, और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को, ऐसा सोच के बनाया होगा। सॉलिट्यूड ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि भाई अब ऐसा है कि कोई मेरे जैसा बंदा है वो सोचेगा बस सॉलिट्यूड, अब खैर मुझे तो मतलब पता है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब जो एक बंदा 21-22 का है, हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है, देर आर लेस चांसेस दैट ही नो द वर्ड सॉलिट्यूड। मैं क्या बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, whenever I sit down there attempting the people, तो ना ये डर कि भाई कैसे होगा क्या होगा, ये छोड़ दो। इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे सामने कुछ है और मुझे कुछ भी करके लिखना है, तो पूरे स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ढूंढो जो आपके मतलब का, आपके पहचान का मिलेगा, एंड डील विद दैट, राइट अबाउट दैट, यू गेट सम मार्क्स। अब यहाँ देखो, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, तो पैंडेमिक का समय था और इसलिए फिर सॉलिट्यूड, लेकिन सॉलिट्यूड का मतलब नहीं पता, इज नॉट अनवेलकम, मतलब इट इज वेलकम। अच्छा तो सॉलिट्यूड, तो सॉलिट्यूड मतलब बेसिकली क्या है? अब एक्चुअली देखो, मतलब ऑनेस्टली बोल, बिल्कुल लिंक ही नहीं लग रहा ना, तो सच में मुश्किल है। गेस वर्क अगर करते हैं, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम, मतलब वेलकम है, मतलब कुछ अच्छी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पैंडेमिक चल ही रहा है, उसमें सॉलिट्यूड इज नॉट अनवेलकम, मतलब अगर है तो अच्छा है, तो क्या है, तो वो लोनलीनेस है। तो वी ऑल नो कि what kind of world we are living, all fast changing very fast. So in such scenario, solitude really help people to talk to themselves, get self awareness, it help them to meditate, it help them to be themselves and learn many skills, है ना। तो बहुत अच्छा हुआ है कि कुछ लोगों को ये सब करने के लिए मिला। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये बात करें कि नहीं सर ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी हु एक्चुअली फेल्ट लोनलीनेस, एंड अगर हम सॉलिट्यूड की बात करते हैं तो ठीक है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है चीज़ें एक्सेस कर रहे थे, है ना, अपने अपने लेवल पे उसको जो चाहिए वो कर रहे थे, लेकिन उसका ये भी हुआ कि सोशल इंटरेक्शन कम हुआ बहुत ही ज़्यादा,
एंड एडिक्टेड टू ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन कुछ चीज़ें हो गए, अब्यूज शुरू हो गया, और कुछ कुछ लोगों को तो लोनलीनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा ही हुआ है, सो इट हैज़ रियली क्रिएटेड मेंटल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर, मेंटल प्रॉब्लम्स टू देम। तो पैंडेमिक की वजह से जो सॉलिट्यूड आया है वो कंपल्सिव सॉलिट्यूड है और इसलिए वो अच्छा नहीं है, ऐसा अगेंस्ट में लिख सकते हैं। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना उसमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारा आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा खींच तान के ऐसे करना है। मतलब पकड़ लो, मतलब एक्चुअली लोनलीनेस के बारे में मेरे पास फिगर्स नहीं होंगे, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि मेनी मेनी यूथ एक्चुअली लर्न स्किल्स व्हिच लेटर हेल्प देम इन देयर जॉब्स और स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो आपने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू सम डेटा, है ना, और अप्रोक्सीमेटली डेटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद आता है पॉलिटिक्स, और अगर हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर पकड़ो एग्जैक्ट डेटा नहीं भी पता है तो ऐसे टॉपिक्स में जो थोड़े से लॉजिकल टॉपिक्स है उसमें आपने एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा, लॉजिकल आर्गुमेंट्स दिए तो भी इनफ, लेकिन छोड़ के नहीं आना, हाँ कुछ लिख के आना। पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलाइट इज इनकंसिक्वेंशियल, अगेन सेकंड टॉपिक। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे कितने बंदे होंगे जिन लोगों ने आर्गुमेंट राइटिंग शायद छोड़ दिया होगा, भाई मैं तो क्या मैं, लेकिन देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, पॉलिटिकल अवेयरनेस ये तो समझ में आ गया कि भाई भारत के राजनीति में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा पता होना। इसमें सोशल एलाइट इज इनकंसिक्वेंशियल, तो कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम, इनकंसिक्वेंशियल मतलब फायदे का नहीं है या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एंड हु इज दिस सोशल एलाइट, अब एलाइट मतलब कुछ बड़ा, बड़े लोग। सोशल एलाइट में कौन कौन से लोग होंगे, सोशल एलाइट में पकड़ लीजिए आप जो एनजीओ चलाते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, कुछ बिजनेस टाइकून्स भी होंगे, कुछ डिप्लोमैट्स होंगे, तो सोसाइटी के वो क्लास में आते हैं, सबको आप बोलते हैं सोशल एलाइट्स। अब स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है इन लोगों में वो किसी काम का नहीं है, तो आपको बोलना है कि एकदम सही बात है, इन लोगों का जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसका क्या ही फायदा होगा। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कि सर हमारा लार्जर जो मास है वो रूरल इंडिया में रहता है, उसके इश्यूज अलग हैं, और सोशल एलाइट्स जिन पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल इफ दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, तो रूरल यूथ को उसका कोई फायदा नहीं है ना, रूरल इंडिया में रहने वाले फार्मर को उसका कोई फायदा नहीं है, सो इनका पॉलिटिकल अवेयरनेस इनकंसिक्वेंशियली है। आप ये बता सकते हो कि सर आज भी वी टॉक अबाउट इलेक्शन, दे आर बेस्ड ऑन मास एंड नॉट क्लास, so whatever they understand, whatever they think is not important, so you can create such points कि सर इनका जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है इट इज नॉट ऑफ यूज। ऑन द अदर हैंड नहीं सर ऐसा नहीं है, दे आर द पीपल हु एक्चुअली क्रिएट पॉलिसी, दे फॉर्म पॉलिसी। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली स्पोर्ट बेटिंग के ऊपर कुछ बंद कर दिया ना, उसको जजमेंट आया, तो शादी डॉट कॉम के सीईओ ने बोला कि यार यार इतना बड़ा इकोनॉमी है उसको बंद नहीं करना चाहिए। तो व्हेन दीस पीपल से समथिंग इट मैटर्स, समहाउ इट मैटर्स, इट शेप्स पॉलिसी मेकिंग। तो ऐसा नहीं है, इनका पॉलिटिकल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि दीस पीपल एक्चुअली रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ना, तो वहाँ वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से उनके ओपिनियंस है, इट मैटर्स। बहुत बार ये सोशल एलाइट जो है ये जिस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं इट इम्पैक्ट्स यूथ, ये तो लिख सकते हैं आप। अरे सोशल एलाइट में दूसरा कुछ नहीं तो आपको जो एक्टर एक्ट्रेसेस है और स्पोर्ट्स प्लेयर है वो भी तो ध्यान में आएंगे, तो इन लोगों का जो लाइफस्टाइल है या इन लोगों के जो डिसीजंस है वो इम्पैक्ट करते हैं। हाँ डेफिनेटली यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में बोल, लाइफ के बारे में नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ये लिख सकते हैं, समथिंग नहीं आ रहे हैं तो आप उसको लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो पकड़ लो लिव इन जैसा इशू है, लिव इन जैसा इशू वैसे तो सोशल है, लेकिन इट्स अ पॉलिटिकल इशू टू बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग लॉ मेकिंग, कि मैरिज एक्ट जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने पड़े ना कि भाई इनहेरिटेंस का क्या होगा, एडॉप्शन का क्या होगा लिव इन कपल्स को, समहाउ इट इज पॉलिटिकल इशू। तो वो कैसे सोचते हैं इससे फर्क पड़ता है, ये आपको अगेंस्ट में प्रूव करना है। इवन दो यू आर नॉट एबल टू राइट अ परफेक्ट आर्गुमेंट एज यू हैव प्लान्ड इन योर प्रिपरेशन, बट स्टिल यू कैन राइट समथिंग, दैट्स कॉल्ड सर्वाइवल, यू कैन गेट सम मार्क्स एंड दो सम मार्क्स आर वैल्यूएबल, ट्रस्ट एंड सी। ये सोचना कि भाई ये क्या है, ये सबके क्वेश्चन पेपर में ये क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आया है। इफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज फाइटिंग विद दैट, व्हाई यू आर स्टेइंग साइलेंट, फाइट टूथ एंड नेल, अपने हिसाब से फाइट करो, जो दिमाग में आ रहा है लिखो, नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आपको अपने लॉजिक समझ में आ रहा है उसको ऑनेस्टली लिख दो, डोंट वरी अबाउट इट। When it comes to 2019, now these are simple topics. Digital technology may replace books with computers. I think it is not something which you really need to understand. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर इस तरीके का टेक्नोलॉजी फिलहाल हो रहा है, तो इट इज रियली चेंजिंग द वे वी आर रीडिंग, ठीक है। लॉट ऑफ एप्स आर कमिंग, किंडल जैसे एप्स है। यू कैन ऑल्सो से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ई पुस्तकालय जैसे कितने सारे नए नए इनिशिएटिव्स लाए हैं जिसकी वजह से अभी धीरे धीरे ऐसा होगा, ठीक है। फिर आप ये बोल सकते हो कि हाँ यार बुक्स को रिप्लेस, क्योंकि वाई फॉरेस्ट आर गेटिंग मतलब डिस्ट्रॉयड, वाई बिकॉज वी नीड वुड फॉर इवन पीपर, तो डिजिटल होगा तो चीज़ें बेहतर होगी, तो अभी धीरे धीरे बुक्स रिप्लेस होंगी और नई जनरेशन जो है जेन जी वो भी प्रेफर करती है सारी चीज़ें। आजकल मोबाइल जो है बहुत हैंडी हो गया है एंड एवरीथिंग, इवन न्यूज़पेपर्स
जो है वो उस पे पढ़ते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे बुक को रिप्लेस करेगी, कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर आप अगेंस्ट में लिखोगे कि सर बुक्स बुक्स क्या है? द वे विथ व्हिच वी रीड बुक, द फील बुक गिव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आज भी जो है अगर बुक्स की बात करते हैं तो एक्सेसिबल टू नॉट मेनी पीपल, वेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ नॉट। एवरीवेयर रिमोट एरिया में आज इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं है, तो या फिर बहुत बेहतर क्वालिटी के गैजेट्स नहीं है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा तो इट कैन लीड बिकॉज़ डिजिटल जो गैजेट है वो उसके साथ सिर्फ किताब नहीं लेके आता और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस लेके आता है, एंड इट कैन बी रियली ट्रबल टू द फ्यूचर जनरेशन। सो इट इज़ बेटर दैट इट हैव बुक्स। फिर कुछ कोट वोट लिख दिया, फाइन। होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन। देखो हाँ, स्पेसिफिकली प्राइमरी लेवल की बात। तो बैंड बोला है ना, तो फेवर में डिफेंड करना है कि हाँ सर, तो बोलोगे कि सर यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी बैंड है, और उससे ये देखा गया है कि चिल्ड्रन का जो कॉग्निटिव स्किल्स है या जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ता है ना। बच्चों को खेलने देना चाहिए। स्कूल ऐसी जगह है जहाँ वही वो जो कुछ है वो करे और उसके बाद वो फ्री रहे, अदरवाइज वो टेंशन में रहते हैं, हमेशा एक फियर में रहते हैं, तो दे कांट एंजॉय देयर चाइल्डहुड, समथिंग लाइक दैट, ऑल दीज पॉइंट्स विल बी देयर। फिर बोलोगे कि नहीं नहीं सर ये गलत है, तो एटलीस्ट इफ दे हैव सम होमवर्क, देयर पेरेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, so it helps child parent bonding है ना, और प्लस दे हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट कि मुझे करके जाना है, राइट? तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूज इवन एट होम। ये पॉइंट्स इसमें आएंगे। नाउ सी 2018 प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। अभी एक्चुअली निगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब प्राइवेसी जो है वो एलिटिस्ट आइडिया है। मतलब किसी ने ये क्रिटिसाइज किया है कि ये प्राइवेसी प्राइवेसी जो, अब ये जो है ना, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, के पुट्टास्वामी केएस जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 या 18 का जजमेंट है। उसमें उन्होंने ये बोल दिया था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और उसके बाद ये डिबेट शुरू हुआ कि आप प्राइवेसी की बात करते हैं, बट ओनली एलाइट्स कैन अफोर्ड दिस because they have the technology and gadgets and privacy and encrypted softwares where they can really protect their data and stuff. But there are lot number of people in a country like India who are even not aware what privacy is. So उनका data, उनके जो information है वो तो it is difficult for them to maintain privacy. So it is an elitist idea. Again, only elite can afford, and मतलब awareness एक बात, affordability एक बात, ठीक है? देन इफ यू टॉक अबाउट डीपीडीपी एक्ट, उसके बारे में बात कर सकते हैं कि वो एक एक्ट है, लेकिन वो एक्ट इवन द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट, बट स्टिल ओनली फ्यू कैन एक्सेस एंड सीक्स जस्टिस इफ द प्राइवेसी इज वायलेटेड इन दैट केस। तो कॉमन मैन के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अगेंस्ट के पॉइंट की, तो हम बात कर सकते हैं सर कोई बात नहीं है, 90% इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो गया है, एप्स लाइक व्हाट्सएप आर वेरी कॉमन, वेयर एनक्रिप्शन इज अ नॉर्मल थिंग, है ना। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग एफर्ट टू मेक श्योर दैट एवरीबडीज डेटा इज सिक्योर, और फिर वो कुछ रेगुलेशंस भी लेके आ रहा है, आईटी एक्ट भी लेके आ रहा है। कैन ऐड दोज पॉइंट्स एंड राइट अबाउट दिस। नोट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी, नाउ दैट वाज अ कंप्लीटली दैट टाइम इशू, है ना। तो धुरंधर ने इसको बहुत डिफेंड किया है। इन एनीवेज, तो उस वक्त जो है हम लोग बता सकते हैं कि भाई जो पूरा मतलब जो पॉलिटिकल मतलब जो कुछ था, है ना, जो कैश इकोनॉमी था, उस सबको क्या 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 इम्पैक्ट हुआ है। और अगेंस्ट में ये बोल सकते हैं ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली, जो जिस तरह से वो एग्जीक्यूट होना चाहिए था उस तरह से वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं। और लेटर इट हैज रिवील्ड, इट हैज बीन फाउंड आउट दैट सर्कमेंट होके वो मनी जो है वापस उन लोगों के अकाउंट में गया अलग तरीके से, राइट। तो पेपर में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो बहुत सारे हवाला एंड ऑल दोस थिंग्स जो है, पे बहुत सारा उस पर इम्पैक्ट हुआ है, ये हम यहाँ लिखेंगे नोट बैंक। लेकिन लेकिन फिर अगेंस्ट में रघुराम राजन जैसे लोगों का ओपिनियन भी लिखना चाहिए कि जो इम्पैक्ट एक्चुअली मतलब बेसिकली इट इज नॉट इफेक्टिव टूल अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट इन IMF and World Bank, even Indian economists like Raghuram Rajan, and they also talked about the way with which it is executed. So it actually did not create that much impact. ये 2016, India needs to focus on imparting quality education instead of merely increasing its R. Now, yes, it's true. और फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि पकड़ लो, ये स्टेटमेंट जो है इसमें ही गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है कि ये क्या हम क्रॉस एनरोलमेंट के बारे में बात करते रहते हैं, फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ आप लोग बताओगे कि प्रथम नाम का जो एनजीओ है उनका असर का रिपोर्ट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, और भी कोई रिपोर्ट या डेटा होगा उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप बता सकते हो कि रूरल इंडिया में अभी भी टीचर पॉपुलर रेशियो जो है वो फॉलो नहीं होता है, कितने सारे स्कूल से जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है ना, ड्रॉप आउट। और फिर आप बात करोगे सर जीआर है लेकिन ड्रॉप आउट रेट भी है, और ड्रॉप आउट रेट होने का एक मेजर कारण ये भी है कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और इसकी वजह से रूरल अर्बन डिस्पैरिटी कितना बढ़ रहा है। दूसरा, एजुकेशन जो बेसिकली वेलफेयर का, एंड इफ क्वालिटी एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिवाइड between those who are actually taking schooling at private
schools and those who are dependent on government schools. So it is creating disparity in the society. It is actually killing innovation. It is actually जो बेसिक मतलब जो कॉम्पिटेंस खड़ा होना चाहिए वो नहीं खड़ा कर रहा है, राइट? सो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर आप यहाँ कुछ कंपेरेटिव लिख सकते हो, दूसरे देश का एग्जांपल लिख सकते हो कि वहाँ कैसे एजुकेशन की क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट सिर्फ ये क्लेम करता है कि जीआर बढ़ गया तो दे हैव अचीव्ड सक्सेस। अगेंस्ट में लिखेंगे जीआर मतलब हम कौन से देश की बात करें जहाँ लड़कियों ने एजुकेशन दूर की बात थी। आज के ज़माने में अगर 85% गर्ल्स आर गेटिंग मतलब एक्चुअली गेटिंग टू द स्कूल, इट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। एंड स्कूलिंग इज नॉट ओनली अबाउट लर्निंग मैथ्स एंड इट्स ऑल अबाउट सोशल इंटरेक्शन, गोइंग देयर, कमिंग बैक, लर्निंग सम न्यू थिंग्स, राइट? तो अलॉन्ग विथ क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों का स्कूल में पहुंचना, all the barriers of caste and gender इनको शेयर करके when students are actually going to school itself is a task. Definitely quality education cannot be ignored, but GR also means something to us. ठीक है, 10 में से 2 ही बच्चे आगे जा रहे हैं शायद, लेकिन एटलीस्ट वो 2 आगे जा रहे हैं, पहले वो भी सिनारियो नहीं था। तो GR जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आर्गुमेंट लिख सकते हैं अगेंस्ट में कि क्वालिटी एजुकेशन में फोकस नहीं कर रही है जो आप बोल रहे हो कि इंस्टेड ऑफ इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इम्पार्टिंग, तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन। फिर आप कुछ स्कूल्स के एग्जांपल दो आर डूइंग गुड, यू कैन टॉक अबाउट एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है क्वालिटी एजुकेशन। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, यू कैन मेंशन हियर दैट। द नेक्स्ट इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर। तो यहाँ एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्लेम कर रहे हैं कि जैसे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती है तो ओल्ड एज होम्स बढ़ेंगे, ना? तो आप बोलोगे कि यस, कैसे बढ़ेंगे? कि भाई वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अचीव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, और उसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि बहुत सारे लोग रहे, है ना? तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, द कॉस्ट ऑफ रेसिडेंस और रेंट्स आर हाई, है ना? तो ऐसे और फिर फॉर एग्जांपल मेट्रो सिटीज में माइग्रेट होने का परसेंटेज बढ़ रहा है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कपल हु इज वर्किंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन टू हैव बर्डन ऑफ पेरेंट्स देयर, और उसकी वजह से पीपल आर प्रेफरिंग। फिर आपको कुछ आंकड़े देने पड़ेंगे कि ओल्ड एज होम्स का नंबर बढ़ रहा है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज। आपको ऐसे आंकड़े देने पड़ेंगे जो अर्बन एलाइट्स है, जो एजुकेटेड पीपल है, उनके पेरेंट्स का नंबर ज़्यादा है ओल्ड एज होम्स, या मेट्रो सिटीज में नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स ज़्यादा है, या आपको यहाँ थोड़ा सा ढूंढ के लिखना पड़ेगा। अगेंस्ट की अगर बात करें तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया, न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट in most of the case it is attached to their family members, especially parents which are actually staying in rural India. So it is not compulsory कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है तो ओल्ड एज होम्स बढ़ेंगे। दे आर कनेक्टेड, दे ट्रैवल, दे गो बैक टू विलेजेस इन फेस्टिवल्स, राइट? They visit them, and still it is joint family only, so it's not nuclear even though it sounds nuclear because geographically it is staying somewhere else, right? तो इस तरह से आप अगेंस्ट के पॉइंट्स लिख सकते हो कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रहा है इंडिया में, बट दैट डज नॉट मीन कि ओल्ड एज होम्स बढ़ेगा। स्टिल द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इज देयर, our culture, our traditions still impart those cultural values where a child thinks really to take care of the parents when they need him most or her most. So kind of cinemas which are being made. तो ऐसा नहीं है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली बढ़ेंगी तो न्यूक्लियर फैमिली जो बढ़ रही है वो इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से, जॉब्स की कॉन्सेंट्रेशन मेट्रो एरियाज की वजह से बढ़ रही है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ओल्ड एज लोगों की तरफ देखने का नजरिया हम लोगों का बदल गया है। क्या आपको यहाँ डिफेंड करना है अगेंस्ट, एंड दैट इज 2017 का जो है वो रह गया था। The youth in India are getting addicted to Android mobile. थिंक की फेवर के पॉइंट्स में यहाँ कुछ आपको दिक्कत आएगी, है ना? यस, इट इज गेटिंग एडिक्टेड। भाई मतलब वीडियो गेम्स है या यूट्यूब वीडियोज है या इंस्टाग्राम है, वॉट एवर इट इज, तो इट इज देयर, और उसकी मतलब सोशल मीडिया एप्स, एंड बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम इज हायर, बुलिंग हो रहा है, एंड अब्यूज हो रहा है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड इट इज गेटिंग एडिक्टेड टू फोन्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग outdoor games. They are actually sitting there and watching stuff, so they, and it is because of Android phones. फिर अगेंस्ट में लिखोगे कि सर ऐसा कुछ नहीं, एंड्रॉइड फोन्स में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, स्किल सीख रहे हैं, है ना? स्किल सीख के अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ अपने जो स्किल्स है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो या फिर ऑनलाइन जॉब्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर डूइंग बेटर। तो एंड्रॉइड मोबाइल से एडिक्टेड नहीं हो रहे, लेकिन कुछ अच्छा बेनिफिट उसका उठा रहे हैं, ये अगेंस्ट में लिखें। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक्चुअली ये कोट है, इट्स अ कोट। तो बैरल ऑफ गन का लिटरल मीनिंग यहाँ नहीं लेना। पावर जो है, जिसके पास वेपन है, पास मैन पावर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है,
वो जो है पावर होल्ड करेगा, ऐसा ये स्टेटमेंट, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, एक्चुअली ये मायोस लीडर का कोट है ना? तो लेकिन यहाँ आपको क्या समझना है, उस बंदे को वहाँ नहीं टारगेट करना है, आपको ओवरऑल बताना है कि यस, अब तक हिस्ट्री में यही प्रूव हुआ है कि जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वेपन है, वो हमेशा ही ऊपर रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है। तो आप नंदा डायनेस्टी से लेकर अब तक, है ना, हिटलर एंड वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूएस, सबका एग्जांपल दे सकते हो कैसे इन लोगों के पास मिलिट्री पावर है, इसलिए दे आर डोमिनेटिंग। चाइना का एग्जांपल दे सकते हो, रशिया, एवरीवन। फिर आप अगेंस्ट में क्या बोलोगे? ये सच नहीं है, स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। कैसे? पावर इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप एग्जांपल दो उन लोगों की, महात्मा गांधी है, इन लोगों के पास भी पावर थी, but it was never because of gun or any kind of military might. It was because of the love and thought process they gave to the power among the society. And you can give example of Nelson Mandela and Buddha and other such people who had power, change people where people obey them, and it was not because of their military might, but it was because of the love and the spiritual thoughts they had. You can talk about Isa Masih and any example you can give. ये उसके अगेंस्ट में आएगा कि ये स्टेटमेंट 100% सही नहीं है। तो लाइकवाइज आप लोगों को क्या करना है, तब यू माइट थिंक कि हम लोगों ने इतने सारे पीवाईक्यू क्यों डिस्कस किए। द रीजन इज रियली थिंकिंग प्रोसेस मेरी कैसी होनी। कोई भी स्टेटमेंट आया, इवन इफ यू थिंक यार ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इर्द गिर्द आसपास सोचो कि इसका सोशल रिलेवेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट वुमन पे क्या होगा, ये रूरल इंडिया में वर्कआउट करेगा क्या, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे। ये बोल तो रहे लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ आर्टिकल है क्या, कोई एक्ट बना है क्या, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, दूसरे देशों का क्या सिनारियो है, ट्राइबल का और इसका क्या लिंक है, दिव्यांग इसको एक्सेस कर पाएगा क्या। इस तरह से भी सोचेंगे, एटलीस्ट विल जनरेट सम ऑफ द पॉइंट्स and we can write those and get some marks. Okay. Now, if you go ahead, we have crafted around 30 topics based on the trends of PYQ that we have just, which you have to now deal with yourself. ठीक है, पकड़ लो। फर्स्ट टॉपिक है एआई जनरेटेड कंटेंट। अब एआई की बात कर रहे हैं, और एक चीज मैं आपको मतलब आपको बिफोर आई लीव लेट मी रिमाइंड यू कि बहुत बार ऐसे होता है, एआई आ गया पहला वर्ड, तो हमारा माइंड वो पहला वर्ड उठा लेता है और उसी के बारे में लिखना शुरू करता है। स्पेसिफिकली बोला है कि रेगुलेशन ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट इज इसेंशियल सेफगार्ड डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन इंडिया। तो डेमोक्रेसी और पब्लिक ट्रस्ट को ध्यान में रखते हुए एआई के इस्तेमाल के बारे में लिखना है कि भाई रेगुलेशन करना जरूरी है। तो आप फेवर में क्या लिखोगे कि यस सर रेगुलेशन करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, डीप फेक क्या कर रहा है आज को पता है। देन मीडिया जिस तरह से एआई का इस्तेमाल करके और मीडिया का इस्तेमाल करके, इवन व्हाट वी कैन से इलेक्शंस में दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद द साइकी ऑफ द पीपल। कैम्ब्रिज एनालिटिका से ये प्रूव हो चुका है। तो इट इज रियली नीड टू रेगुलेट, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात करें ना, ये मैंने इलेक्शंस और मीडिया की बात की। फिर मीडिया का और एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि भाई कुछ भी न्यूज़ आती है एंड पीपल बिलीव दैट, एंड की वजह से टॉलरेंस कम हो रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है सोसाइटी में, सोशल डिवाइड हो रहा है ना, तो रेगुलेशन इज नेसेसरी। फिर आप अगेंस्ट में लिखोगे कि सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है एआई की, अगर हम रेगुलेट करेंगे तो नुकसान फाइनेंशियली कितना होगा। आपको ये लिख सकते हैं कि सर हर चीज़ पे सेंसरशिप लगाएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉम्प्रोमाइज होगा, लाइक दैट। So there are such these topics. There is topic like brain drain. भाई yes, it has become a screaming challenge कि भाई OECD का डेटा है कि सोर्स कंट्री हमेशा सफर करती है क्योंकि उसका बहुत सारा टैलेंट जो है वो बाहर जाता है। तो इंडिया इज फेसिंग दैट। लेकिन फिर अगेंस्ट में लिखोगे कि नहीं सर लेकिन रिमिटेंस आ रहा है, और यही हमारा ग्लोबल डायस्पोरा है जो बाहर हमको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लद्दाख डिमांड फॉर स्टेटहुड, वी ऑल नो कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि वाज रिलीव्ड नाउ ओनली, है ना, सोनम वांगचुक। तो व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर 6 शेड्यूल, वी ऑल नो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में 6 शेड्यूल है बिकॉज मतलब मच मोर पॉपुलेशन इज ट्राइबल। तो लद्दाख में भी ऑलमोस्ट 97% इज ट्राइबल। वो डिमांड करे कि हम लोगों को 6 शेड्यूल दो ताकि हम लोग अपना विकास खुद कर पाए। लेकिन अगेंस्ट में ये पॉइंट्स आते हैं कि भाई सिक्योरिटी का कंसर्न है, चाइना की बॉर्डर है वहाँ, ये सारे इश्यूज वहाँ हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया, साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, यू कैन डील विद दिस टॉपिक्स नाउ। So there are total 30 topics, और ये सारे के सारे टॉपिक्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आर मेंशन्ड in the paper to book launched by AVK. What you can just do is you can buy the book and you can have all these topics properly in argument written format, है ना, जहाँ से आप उस होगा क्या कि आपका प्रिपरेशन जो है वो स्पीड अप होगा। अब मेंस्ट्रुअल लीव वाली पॉलिसी है तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इतना इतना कंपल्सरी उनको मिलना चाहिए। वन वांट दैट बिकॉज आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 को यहाँ आप रिकमेंड करो। लेकिन फिर आप देखो कि उसकी वजह से हायरिंग पे इम्पैक्ट होता है बिकॉज देन एम्प्लॉयर्स टेंड नॉट टू हायर देम एंड दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स देयर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट। यूथनेशिया, हरीश राणा का केस जो है, मुझे लगता है हरीश राणा का जो केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो केस यहाँ लिखना है कि भाई उसको अलाउ किया तो लीगलाइज करना चाहिए बिकॉज मेनी पेशेंट्स आर देयर, इतने सारे बेड्स है जो लोगों के काम आ सकते हैं। लेकिन फिर अगेंस्ट में लिख सकते हैं कि उसका मिसयूज हो सकता है। देन देयर आर मेनी पीपल हु डोंट इवन हैव एक्सेस टू सच काइंड ऑफ सिनेरियो बिकॉज दे डोंट हैव मनी, है ना।
ये सब आएगा. Then there are these topics. Are traditional marriage institution in India failing under modern pressures? तो डिवोर्स के रेट्स क्या है, उसके आंकड़े क्या है, वो अगर आपको पता होंगे तो यू कैन राइट कि सर मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे फेल हो रहा है. बोथ आर वर्किंग, बोथ आर इंडिपेंडेंट, द काइंड ऑफ philosophy is running through the society. The Gen Zs are actually not willing to go into the institution of marriage, and even if they go, their ego or their because of the independence the woman is having, they are actually getting separated. लेकिन फिर आपको अगेंस्ट मिलता है कि ऐसा नहीं है. Even today, marriage is a sacrament, and it is considered even by the new generation as something they look forward to it. Okay. HubSpot का आर्गुमेंट पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है. Okay. So basically these are the topics. स्पोर्ट्स बेटिंग का इस साल का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है और इसलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा है. टीवी इसेंशियल है. तमिलनाडु के केस में हम लोगों ने देखा कि दैट वाज इन द न्यूज़. लिव इन रिलेशनशिप एज ऑलवेज एवरग्रीन टॉपिक. आरटीआई को 20 साल हो गए हैं और इसलिए आरटीआई का जो टॉपिक है उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आरटीआई शुड ऑलवेज प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल प्राइवेसी. तो क्या है, अभी ये डीपीडीपी जो एक्ट है साइड में गवर्नमेंट ने वो लाके खड़ा कर दिया है और इसलिए आर्गुमेंट दिया गया और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इंडिविजुअल प्राइवेसी इज मोर इंपॉर्टेंट. तो आपको बताना है कि आरटीआई जो है वो फलक्रम ऑफ डेमोक्रेसी है. तो 20 साल हो गए हैं लेकिन गवर्नमेंट ने 2019 में जो लॉ लाया उसकी वजह से वो टूथलेस टाइगर बन के रह गया. तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर democratic values to maintain transparency. Okay. Third language. Then comes private sector participation essential for strengthening India's healthcare system. ये दोनों health related topic है. Health education are always very well asked topic. तो उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रहना ही है. ठीक है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एकदम बेसिक टॉपिक है. इसके बारे में आप डेटा, लेकिन डेटा जहां लिखोगे तो यू कैन स्कोर बेटर. ठीक है. Citizens duties, digital divide. Misinformation is greater threat than censorship in the digital age. Online education cannot replace traditional classroom learning, and space governance is essential for India's future. जैसे कि पकड़ लो, अभी लास्ट टॉपिक की बात करते हैं. टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं बट वी कैनॉट एक्चुअली डिस्कस ऑल ऑफ देम बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट. लेकिन पकड़ लीजिए अगर स्पेस गवर्नेंस वाला टॉपिक है तो एक साइड में हमने ये बोलना कि द काइंड ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन द वर्ल्ड, द ग्लोबल कॉम्पिटिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव आवर ओन सैटेलाइट्स. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी सिंदूर के वक्त हम लोगों को, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त थोड़ा डिपेंडेंस उन लोगों का लेना पड़ा था. तो अगर हम लोगों का अपना अपना कुछ होगा तो वी कैन रियली डू वेल, है ना, जीपीएस और लोकेशन के लिए. लेकिन फिर अगर हम इंडिया के फ्यूचर की बात करें तो कौन सा इंडिया? टॉक अबाउट द रूरल इंडिया, इट हैज डिफरेंट प्रॉब्लम. स्टिल वेलफेयर के बेसिक गोल जो है वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं. तो कहाँ हम स्पेस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? हम लोगों को एक्चुअली हमारे ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और वहाँ हमारा जीडीपी और बजट खर्च करना चाहिए. ऐसा क्लेम है जो आप अगेंस्ट में लिख सकते हो. तो दीज आर द टॉपिक्स which are there, right? In this book, right? A paper to book. You can buy that and you can really have a great deal of information written in the specific format, right? के अलावा भी if you have anything bothering you regarding argument writing, comment in the box and definitely we'll get back to you. लेकिन अभी जो 20 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं एग्जाम. अरे यार सर ने तो इतना स्ट्रक्चर बता दिया, मुझे नहीं पता. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसमें से जो एक पहचान वाला वर्ड है उसको ढूंढूं और अकॉर्डिंगली जो मैंने एंगल्स अलग अलग बताए उनको सोच के लिखूं अपने बेसिक इंग्लिश में, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. यू कैन डू दैट, नोबडी कैन स्टॉप यू. अंडरस्टैंड कि वो परफेक्ट आर्गुमेंट नहीं होगा बट एटलीस्ट विल गेट सम मार्क्स. तो ऐसा नहीं होगा कि वो छोड़ दिया. कोई चीज आर्गुमेंट छोड़ देते हैं ना तो उसका इंपैक्ट सिर्फ उस आर्गुमेंट पे नहीं होता, आपके दिमाग पे भी होता है कि अरे यार मुझे वो नहीं आया, वो मैं नहीं कर पाया. वो नेगेटिव माइंडसेट लेके आप आगे जाते हो. Make sure that you follow and act accordingly. All the very best. Thank you.